Hi everyone, welcome to Prudent Classes. Hope all of you are doing good. So guys, MCO4 के सब्जेक्ट का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में, विच हैज़ बीन चोजन फ्रॉम यूनिट नंबर 11 एंड दिस इज द पार्ट 1। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जिनकी रिक्वेस्ट आई कि सर सेबी के ऊपर आंसर दीजिए, सेबी के ऊपर आंसर दीजिए। तो यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन चूज करा है जिसमें हम सेबी के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे, प्लस जो ये क्वेश्चन है वो कई बार आपके एग्जाम में आ चुका है, तो इसके आगे भी एक्सपेक्टेशन है। तो इस आंसर को अगर आप समझ जाएंगे तो कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो थोड़ा बहुत आप अपना आंसर लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन या फिर जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे उन मेजर्स के बारे में जो कि अडॉप्ट किए हैं सेबी ने इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, जो कि शेयर्स वगैरह परचेज करते हैं इन्वेस्टर्स, तो किस तरीके से उन परचेजेस में एक इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को वो सेफगार्ड करेंगे और क्या क्या बेसिकली मेजर्स लिए हैं आपके स्टॉक मार्केट के रेगुलेशन और डेवलपमेंट के लिए। तो इन सभी पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। वीडियो एंड तक देखिएगा ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको समझ में आए, और इस वीडियो को हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, जिससे उनकी भी हेल्प हो सके। तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट प्रोवाइड की थी उसमें मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया था। एक जो रह जाती है आपका सेबी अमेंडमेंट एक्ट 2002, तो बेसिकली उसको आप देख लीजिएगा। उसका मैंने पीडीएफ जो है टेलीग्राम पर अपलोड कर रखा है, तो बहुत ही सिंपल है, उसको एक बार पढ़ लेंगे आपको समझ में आ जाएगा। बट अभी जो आपके मेजर्स हैं प्रोटेक्शन के लिए इन ऑफ द इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट in securities and the measures which have been taken by SEBI to promote the development and regulation of stock market, तो इनको शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। बहुत जल्दी से डिस्कस करने की कोशिश करूंगा और आपको समझाने की कोशिश करूंगा जिससे कि एग्जाम में आप अपने जो पॉइंट्स हैं अच्छे से लिख पाए। ठीक है, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बाकी एक बार प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लीजिएगा। बहुत सारी वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर, उनको भी देख लीजिएगा जिससे कि आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लेट्स डिस्कस द आंसर। तो आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो क्वेश्चन आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट सेम ही है। अब हम डिस्कस करेंगे, सबसे पहले थोड़ा सेबी के बारे में जानेंगे, सेबी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एंड उसके बाद में अपने मेन आंसर पे आते हैं। तो द सेबी की फुल फॉर्म है द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसको शॉर्ट में सेबी बोलते हैं। ये क्या है? रेगुलेटर है सिक्योरिटीज एंड कमोडिटी मार्केट का। ठीक है, शेयर्स को हम सिक्योरिटीज भी बोलते हैं, कमोडिटी मतलब प्रोडक्ट। तो वो मार्केट जो प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, ठीक है, और वो मार्केट जो शेयर्स में डील करते हैं, ठीक है, उन सभी को रेगुलेट करने का काम किसका है? सेबी का। ठीक है, तो सेबी क्या है? हमारा रेगुलेटर है, मतलब कंट्रोलर है सिक्योरिटीज एंड कमोडिटी मार्केट का इंडिया में। और एक ये स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू ओन्ड है। ठीक है, एक गवर्नमेंट बॉडी आप बोल सकते हैं, स्टैट्यूटरी बॉडी है सेबी हमारी, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आती है। एंड सेबी वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 12th of April 1988। तो 12th April 1988 को सेबी एस्टैब्लिश हुआ था, और स्टैट्यूटरी पावर इसको मिली थी 30th of January 1992 में। एस्टैब्लिशमेंट तो हो गया था लेकिन उस टाइम पे ऑफिशियल पावर नहीं थी, लेकिन ऑफिशियल पावर इसको 30th of January 1992 में दी गई, और पावर देने के लिए एक एक्ट पास हुआ जिसका नाम था सेबी एक्ट 1992। Okay, I hope your points clear honge. Now let's talk about the next point, how we have to write our answer. Now SEBI has been entrusted with the main responsibility to adopt suitable measures for protecting the interest of investors in securities and promoting the development and regulation of stock market. Prior to the establishment of SEBI, the main legislations governing the capital market in India were, तो जब तक SEBI को establish नहीं किया गया था तो उस टाइम पर कौन से लॉज थे जो कि कैपिटल मार्केट को गवर्न करते थे इंडिया में? जब सेबी आ गया तो कैपिटल मार्केट को गवर्न करने का काम सेबी को दे दिया गया। बट सेबी से पहले हमारे कुछ बेसिकली लॉज थे जो कि यूज किए जाते थे कैपिटल मार्केट को रेगुलेट एंड कंट्रोल करने के लिए। तो सबसे पहला जो लॉ था वो था द कैपिटल इश्यूज कंट्रोल एक्ट, जो कि 1956 में आया था। एंड द पर्पस ऑफ दिस एक्ट इज टू रेगुलेट द प्राइमरी मार्केट। ठीक है, कैपिटल मार्केट इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट। तो प्राइमरी मार्केट को डील करने का काम था कैपिटल इश्यूज कंट्रोल एक्ट 1956 का। और दूसरा हमारा जो एक्ट था वो था द सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956, और इसका काम था सेकेंडरी मार्केट को रेगुलेट करने का। ठीक है, तो सेबी एक्ट आने से पहले आपका क्या था? सेबी के आने से पहले दो एक्ट्स
बेसिकली यूज किए जाते थे, दो लॉज यूज किए जाते थे प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट को कंट्रोल करने के लिए। प्राइमरी मार्केट को कंट्रोल करने के लिए था कैपिटल इश्यूज कंट्रोल एक्ट, जो कि 1956 में था। अब डेट आपको याद रखने की जरूरत ज्यादा है नहीं, दोनों 1956 में थे। दूसरा हमारा सेकेंडरी मार्केट को कंट्रोल करने के लिए था सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, ठीक है। जैसे ही आपका सेबी कॉन्स्टिट्यूट हुआ, ठीक है, सेबी के कॉन्स्टिट्यूट होते ही गवर्नमेंट ने ट्रांसफर कर दी पावर सेबी को, और सेबी इकलौता सोल रेगुलेटर हो गया प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट का। तो दोनों जो ये लॉज थे एक्ट से खत्म कर दी, और सेबी को ये पावर दे दी गई कि वो प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट दोनों को कंट्रोल करे। सिंगल रेगुलेटर हो गया प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट का, ठीक है। तो अब इन्वेस्टर्स हैं सेबी की, अगर हम बात करें, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है उसका काम है कि वो डेवलप और रेगुलेट करे स्टॉक मार्केट को, साथ ही साथ जो इन्वेस्टर्स हैं उनको उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे। तो ये दो पर्पसेज हैं, पहला पर्पस है इन्वेस्टर्स के प्रोटेक्शन का, दूसरा है मार्केट जो है स्टॉक मार्केट जो है प्राइमरी या सेकेंडरी मार्केट जो है उसके डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन का। नाउ चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। अब हम बात करेंगे उन मेजर्स के बारे में जो कि अडॉप्ट किए सेबी ने आपने जो इन्वेस्टर्स हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए सिक्योरिटीज में, और बेसिकली स्टॉक मार्केट को डेवलप और प्रमोट करने के लिए उसमें डेवलपमेंट, ठीक है। तो कुछ पॉइंट्स है जो कि हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है रेगुलेशन ऑफ बिजनेस इन स्टॉक एक्सचेंजेस एंड अदर सिक्योरिटीज मार्केट थ्रू स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स एंड पॉलिसीज वर डन। तो सबसे पहला स्टेप जो सेबी ने उठाया अपने जो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं उसके बिजनेस को रेगुलेट करने के लिए, उसने जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, जो पॉलिसीज थी, वो काफी स्ट्रिंजेंट बना दी, ठीक है। जो भी सिक्योरिटीज मार्केट थे, जो भी स्टॉक एक्सचेंजेस आपके डील करते थे सिक्योरिटीज में, उनके लिए आपके स्ट्रॉन्ग और स्ट्रिक्ट रूल्स बना दिए गए, स्ट्रिक्ट पॉलिसीज बना दी गई जिसको उन्हें फॉलो करना जरूरी था। समवन हु विल नॉट बी फॉलोइंग द रूल्स एंड रेगुलेशन प्रोवाइडेड बाय सेबी, तो उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाता था, उस स्टॉक एक्सचेंज को सिक्योरिटीज में डील नहीं करने दिया जाता था, ठीक है, सस्पेंड कर दिया जाता था उसका लाइसेंस कई कई टाइम। तो ऐसे रूल्स बनाए गए स्ट्रिक्ट जिससे कि कंट्रोल रखा जा सके स्टॉक एक्सचेंजेस एंड सिक्योरिटीज मार्केट पर। नाउ सेकंड जो पॉइंट है, सेकंड जो स्टेप आपका लिया या सेकंड मेजर लिया सेबी ने, वो था रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ द वर्किंग ऑफ मार्केट इंटरमीडियरीज। तो हमारी जो भी स्टॉक मार्केट थे या सिक्योरिटीज मार्केट थे, वहां पर मार्केट इंटरमीडियरीज होते थे जिनको हिंदी में हम दलाल बोलते हैं। तो वो जो मार्केट इंटरमीडियरीज होते थे वो बेसिकली क्या करते थे, वो बेसिकली आपका शेयर्स बेचते थे आपके इन्वेस्टर्स को, ठीक है। तो वो डील करते थे, अब कहीं ना कहीं इस पे घपलेबाजी होती थी। तो इन ऑर्डर टू अवॉइड दीज थिंग्स मैंडेट कर दिया कि जितने भी मार्केट इंटरमीडियरीज हो, चाहे वो रजिस्ट्रार्स हो, पोर्टफोलियो मैनेजर्स हो, ट्रांसफर एजेंट्स हो, अंडरराइटर्स हो, सभी का रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन मैंडेट है। नाउ थर्ड मेजर जो लिया सेबी ने वो था restriction and regulation of the working of collective investment schemes including mutual funds were done। तो जो म्यूचुअल फंड्स थे जो कि पहले आपके किसी भी रेगुलेशन में नहीं आते थे, तब देखिए शेयर मार्केट को तो रेगुलेट करने का काम था, बट म्यूचुअल फंड्स क्या थी, ये कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स होती थी। यहाँ पर बहुत सारे इन्वेस्टर्स मिल के छोटे 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 क्या कलेक्शन करके शेयर्स परचेज करते थे। तो जो ये म्यूचुअल फंड कंपनीज थी इनको भी अब रिस्ट्रिक्शंस और रेगुलेशंस में डाल दिया गया ताकि ये भी किसी तरह की आपकी फ्रॉड ना कर सके इन्वेस्टर्स के साथ में, और इन्वेस्टर्स का जो इंटरेस्ट है वो प्रोटेक्ट रह सके। Now, promotion and regulation of self-regulatory organizations were done। तो बहुत सारी ऐसी organizations होती थी सेबी से पहले जो कि खुद को सेल्फ रेगुलेट करके चलती थी, खुद के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते थे जिसको फॉलो कराया जाता था, जिससे मार्केट में स्टेबिलिटी रहती थी। बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंजेस ऐसे थे जहां खुद के स्ट्रिंजेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस थे इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन के लिए। तो जो भी सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस थी उनको प्रमोट किया गया और उनको भी रेगुलेशंस में इंक्लूड किया गया, उन पर भी अब सेबी ने कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया। ये हमारा चौथा मेजर यूज हुआ। उसके बाद में जितने भी फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस थे सिक्योरिटीज मार्केट में उनको रोक दिया गया। तो सेबी ने फाइंड आउट करा कि कौन सी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज हैं, कौन सी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं जो फॉलो होती हैं सिक्योरिटीज मार्केट में, और फिर उन पर बैन लगा दिया।
उसके बाद में अगला मेजर जो लिया सेबी ने वो है इन्वेस्टर्स के एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ इंटरमीडियरीज का। इसको प्रमोट किया गया सेबी की तरफ से। तो जो सिक्योरिटीज मार्केट में लोग पैसा लगाते थे जिनको हम इन्वेस्टर बोलते हैं, तो उन इन्वेस्टर्स को एजुकेशन देने के लिए कई सारे प्रोग्राम्स लॉन्च किए गए ताकि इन्वेस्टर्स अवेयर हो कि शेयर्स परचेज करने से पहले या सिक्योरिटीज परचेज करने से पहले क्या क्या चीजों का ध्यान देना चाहिए। आप भी एडवर्टीजमेंट देखते होंगे, म्यूचुअल फंड्स वगैरह के एडवर्टीजमेंट आते हैं जैसे कि म्यूचुअल फंड सही है, आप शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये प्रमोट करने के लिए आप करो, लेकिन जानकर करो, एजुकेशन लेकर करो। और जो इंटरमीडियरीज थे जो कि बेसिकली डील करते हैं इन्वेस्टर्स के साथ में और कंपनीज के साथ में, उनकी और ट्रेनिंग को इम्प्रूव कराया गया ताकि वो इन्वेस्टर्स को अच्छे से हैंडल कर पाए और सही इंफॉर्मेशन दे पाए। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट था, जो सेबी का मेजर था, वो था इनसाइडर ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटीज, सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड टेक ओवर ऑफ कंपनीज वर प्रोहिबिटेड। तो जो इनसाइडर ट्रेडिंग होती थी, यानी कि सिक्योरिटीज में क्या होता था, बहुत सारी कंपनीज के जो शेयर्स होते थे उनके प्राइस कब बढ़ेंगे कब घटेंगे ये पहले से ही बहुत सारे इंटरमीडियरीज को पता चल जाता था। तो वैसे इन्वेस्टर्स को कन्विंस कर लेते थे। तो जो इनसाइड इंफॉर्मेशन है बिजनेस की, उसको लेकर शेयर्स के प्राइस में जो फ्लक्चुएशन आएगी उसके साथ में क्या करना, खेलना इंटरमीडियरीज जो करते थे, इसको प्रोहिबिट यानी कि बैन कर दिया। इनसाइडर ट्रेडिंग अगर कोई करता है तो उस पर कंप्लेंट होगी, ये सेबी की रेगुलेशन आई। और कोई भी आपका जो शेयर्स परचेज करेगा वो जानबूझकर उस कंपनी को टेक ओवर करने के लिए अगर ऐसा करता है, बहुत ज्यादा अमाउंट में खरीदता है शेयर इलीगल तरीके से, उसको भी प्रमोट कर दिया। और जो टेक ओवर होता है कंपनीज का, आपका इन तरीकों से सिक्योरिटीज अलग अलग जगह से परचेज करी, 51% ओनरशिप ले ली और फिर कंपनी आपकी, तो इन सभी चीजों को प्रोहिबिट किया गया कि आप ऐसे टेक ओवर नहीं कर सकते किसी भी कंपनी को, किसी भी कंपनी के अननेसेसरी आप शेयर ज्यादा नहीं परचेज कर सकते। आप हायर प्राइस में, ऐसा नहीं है कि आप ज्यादा से ज्यादा पे करके उस कंपनी को खरीदना चाहें, नो, ये सारी चीजें प्रोहिबिट कर दी गई आपकी सेबी की तरफ से। नाउ नेक्स्ट जो मेजर लिया वो था फीस एंड अदर चार्जेस वर लेवीड टू परफॉर्म द प्रिस्क्राइब्ड फंक्शंस। तो जो अलग अलग फंक्शंस थे, जो इंपॉर्टेंट फंक्शंस थे सेबी ने परफॉर्म करने के लिए, अब उनको उनके लिए फीस चार्ज करना स्टार्ट करा। अब देखिए सेबी को भी अपनी एक्टिविटीज करने के लिए पैसा चाहिए, जो इनमें एम्प्लॉयज काम करेंगे उनके लिए पैसा चाहिए। तो इसके लिए उन्होंने क्या करा, फीस और अदर चार्जेस चार्ज करना शुरू कर दिया। अब इससे पैसा आएगा ताकि वो अच्छी परफॉर्मेंस दे पाए, अच्छा काम कर पाए। नाउ नेक्स्ट जो मेजर लिया वो था कॉलिंग फॉर इंफॉर्मेशन, अंडरटेकिंग इंस्पेक्शन, कंडक्ट ऑफ इंक्वायरीज, ऑडिट ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस, इंटरमीडियरीज एंड सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन इन द सिक्योरिटीज मार्केट वर डन। तो देखिए सेबी के आने के बाद ये हुआ कि जितने भी आपके मार्केट इंटरमीडियरीज होते थे, स्टॉक एक्सचेंजेस होते थे या सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस होती थी जो कि सिक्योरिटीज मार्केट में डील करती थी, उनके अकाउंट्स ऑडिट किए जाते थे रेगुलर बेसिस पर, उनसे जो इंक्वायरीज थी वो कंडक्ट की जाती थी, इंस्पेक्शन किए जाते थे, उनको बुलाया जाता था अगर कभी कोई कंप्लेंट आती थी आपकी उसको डील करने के लिए, कि ताकि पता लग सके कि एक्चुअली हुआ क्या, क्या फॉल्ट पे था, किन की गलती है, ताकि स्ट्रिंजेंट एक्शंस लिया जा सके। तो जो था आपकी मीटिंग्स बुलाई जाती थी इंटरमीडियरीज की, सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन या स्टॉक एक्सचेंजेस के जो भी एग्जीक्यूटिव्स होते थे उनके साथ में बातचीत की जाती थी, उनकी प्रॉब्लम सुनी जाती हैं आप सीबी की तरफ से। इसके अलावा इंस्पेक्शन लेना, रेगुलर इंस्पेक्शन कराना ताकि देखा जाए कि सारी एक्टिविटीज ठीक से हो रही हैं, रूल्स फॉलो हो रहे नहीं हो रहे, इंक्वायरीज कंडक्ट कराना, स्टॉक एक्सचेंजेस को ऑडिट कराना। तो ये सारे काम स्टार्ट कर दिए गए ताकि जो एक्टिविटीज हैं सिक्योरिटीज मार्केट में वो ठीक से की जाएं, जितनी भी इंटरमीडियरीज हैं, स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनकी तरफ से। और जब वो ठीक से काम करेंगे तो इससे इन्वेस्टर का प्रोटेक्शन होगा, उसके इंटरेस्ट का प्रोटेक्शन होगा। नाउ नेक्स्ट हमारा जो मेजर लिया सेबी ने वो था अंडरटेकिंग ऑफ एडिशनल पावर्स टू एंश्योर द ऑर्डरली डेवलपमेंट ऑफ कैपिटल मार्केट एंड टू एनहांस इट्स एबिलिटी टू प्रोटेक्ट इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट। तो डे बाय डे जहां पर लगा सेबी को कि उसके पास किसी पर्टिकुलर एस्पेक्ट पर पावर कम हो जाती है, तो वहां पर आपका पावर ऐड कराना अपने इंस्टीट्यूशन में, ताकि जो डेवलपमेंट है कैपिटल मार्केट का वो इंश्योर किया जा सके और इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके इंटरेस्ट को मेंटेन करने के लिए जो उनकी एबिलिटी है वो एनहांस हो सके। तो यहाँ पर से भी इतना ही नहीं था कि जितनी उसको पावर मिली है उस पर ही वो शांत रहे। अगर उसको लगता है कि इफ it needs more power in order to protect the interest of the investors or to develop this capital market,
तो वो बेसिकली क्या करता है, गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करता है, सिंस इट इज अ गवर्नमेंट बॉडी, तो वहां पर अगर उनको लगता है नीडेड है तो वो रिक्वायर्ड पावर प्रोवाइड कर देती हैं पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन को। ठीक है, तो ये सेबी ने करा कि अगर एडिशनल पावर चाहिए थी तो उसको एडिशनल पावर भी प्रोवाइड की गई ताकि वो कैपिटल मार्केट को अच्छे से डेवलप कर सके, रेगुलेट कर सके। अब आपको पता है सोल अथॉरिटी है, सोल रेगुलेटर है सेबी मार्केट का, तो उसको जितनी पावर चाहिए मेंटेन करने के लिए, इट विल बी टेकिंग इट। A performance of functions and exercise of powers under the provisions of the Securities Contract Regulation Act 1956 as may be delegated by the central government। तो जो सेबी था उसने कई सारे ऐसे मेजर्स भी लिए जिससे कि जो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस थे सिक्योरिटीज कंट्रोल कॉन्ट्रैक्ट्स रेगुलेशन एक्ट 1956, जिसका काम था सेकेंडरी मार्केट में डील करना, उसकी एक्टिविटीज को परफॉर्म कर सके। ठीक है, now the SEBI is empowered by the government and to make or amend any bylaws of stock exchanges in accordance with the Securities Contract Regulation Act। तो अब अगर बात करें सेबी की, तो सेबी के पास इतनी पावर है जो कि उसको गवर्नमेंट के तरफ से मिल रखी है कि अगर स्टॉक एक्सचेंजेस को अच्छे से रेगुलेट करना है तो उसके लिए अगर कोई भी लॉज में चेंजेस करने पड़े, अमेंडमेंट करना पड़े, तो वो खुद कर सकता है। तो सेबी के पास इतनी पावर है कि वो एक्शन ले सके अगेंस्ट एनीथिंग व्हिच इज अनएथिकल और इनकरेक्टली डन इन दी स्टॉक मार्केट और द कैपिटल मार्केट। इसके अलावा अगर कोई बाय लॉज में चेंजेस करने हैं तो उसकी भी अथॉरिटी प्रोवाइडेड है गवर्नमेंट की तरफ से सेबी को। ठीक है, तो यहाँ पर हमने अपने जो मेजर्स थे कुछ वो डिस्कस कर लिया। बात करेंगे उन मेजर्स के बारे में जो कि सेबी ने अडॉप्ट किए आपके स्टॉक मार्केट के डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन के लिए। तो किस तरीके से सेबी जो है प्रमोट करेगा डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन स्टॉक मार्केट की, तो लेट्स टॉक अबाउट। तो सबसे पहला जो पॉइंट है दैट इज द इंस्पेक्शन ऑफ म्यूचुअल फंड्स, जो कि हम थोड़ा बहुत पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं। तो in order to keep the interest of investors and to protect them from unethical activities in the dealings of mutual funds, SEBI has started inspection on regular basis of mutual funds। तो म्यूचुअल फंड्स, अब देखिए स्टॉक एक्सचेंजेस को तो बेसिकली क्या किया जाता है, ऑडिट किया जाता है। अब जो म्यूचुअल फंड्स वाली ऑर्गेनाइजेशंस थी उनको भी सेबी ने अपने जो रेगुलर ऑडिट के अंदर है पुट कर लिया। अब रेगुलर बेसिस पर जो म्यूचुअल फंड्स ऑर्गेनाइजेशंस है या जो म्यूचुअल फंड्स में डील करती हैं ऑर्गेनाइजेशंस, उनको भी ऑडिट करना स्टार्ट किया गया, उनको भी इंस्पेक्ट करना स्टार्ट किया गया बेसिकली सेबी की तरफ से, जिससे कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट किया जा सके और उनको कोई भी अनएथिकल एक्टिविटीज या अनएथिकल ट्रेडिंग्स जो हो रही हैं उससे बचाया जा सके। ठीक है, तो पहला जो मेजर लिया सेबी ने वो था इंस्पेक्शन ऑफ म्यूचुअल फंड्स। नाउ सेकंड इंस्पेक्शन है वो है सेटिंग अप ऑफ क्लियरिंग हाउस और क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस। तो क्लियरिंग हाउस और क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस को सेटअप किया गया ताकि जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं शेयर मार्केट में या सिक्योरिटीज मार्केट में या फिर आप कह सकते हो कैपिटल मार्केट में, उनको जल्द से जल्द कराया जा सके। ठीक है, पहले ये होता था जो ट्रांजैक्शंस होते थे कई कई टाइम लग जाता था, कई कई दिन लग जाते थे, कभी कभी तो महीने लग जाते थे एक ट्रांजैक्शन को क्लियर होने में। अब इतना डिले जब होता था तो कहीं ना कहीं उनमें आपका अनएथिकल प्रैक्टिसेस के चांसेस भी बढ़ जाते थे। तो अब क्लियरिंग हाउस सेटअप किए गए, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन सेटअप की गई ताकि जो ट्रांजैक्शंस हैं उनको और फास्ट तरीके से क्या किया जा सके, कंप्लीट किया जा सके। तो सेबी हैज डायरेक्टेड ऑल स्टॉक एक्सचेंजेस टू सेट अप क्लियरिंग हाउसेस और क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस इन ऑर्डर टू रिड्यूस काउंटर पार्टी रिस्क एंड इनेबल इन्वेस्टर्स टू टेक एडवांटेज ऑफ सेटलमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन थ्रू अ डिपॉजिटरी। तो एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जितनी जल्दी ट्रांजैक्शंस कंप्लीट होंगे, काउंटर पार्टी यानी कि दूसरी पार्टी के आपके डिफॉल्ट करने का जो रिस्क है, ठीक है, पेमेंट में डिफॉल्ट करने का जो रिस्क है वो कम हो जाएगा और जल्दी से जल्दी पता चल जाएगा, इन्वेस्टर्स भी इसका एडवांटेज ले सकता है और ज्यादा से ज्यादा अपने ट्रांजैक्शन कर सकता है डिपॉजिटरी के थ्रू जल्द से जल्द। ठीक है, तो जितने फास्ट ट्रांजैक्शन उतना इकोनॉमी और इन्वेस्टर के लिए अच्छी बात है। और रेगुलेशन ऑफ मर्चेंट बैंकिंग, तो मर्चेंट बैंकिंग का रेगुलेशन भी किया गया जो कि थर्ड मेजर है सेबी की तरफ से। नाउ अंडर द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ सेबी मर्चेंट बैंकिंग इज स्टैट्यूटरी। अब जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क प्रोवाइड करा सेबी ने तो उसमें ये था कि जो मर्चेंट बैंकिंग है उसको मैंडेट कर दिया गया। ठीक है, besides this the merchant bankers must be authorized by SEBI and must adhere to the capital adequacy norms and code of conduct specified by SEBI। तो सेबी के अकॉर्डिंग क्या था, जो मर्चेंट बैंकर है वो मैंडेट है
अगर किसी को भी सिक्योरिटीज में डील करना है तो एक मर्चेंट बैंकर जो होगा उसके साथ में उसको अपना अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। आपको पता है आजकल शेयर्स वगैरह में डील करने के लिए डीमैट अकाउंट की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो डीमैट अकाउंट वगैरह जो है आपके मर्चेंट बैंकिंग, ऐसे बैंक जो कि बेसिकली डील करेंगे आपके सिक्योरिटीज वगैरह में, तो मर्चेंट बैंकिंग बेसिकली मैंडेट कर दी गई। और जो मर्चेंट बैंकर्स हैं वो ऑथराइज होने चाहिए सेबी के थ्रू। ऐसा ही नहीं कि कोई भी आपने मर्चेंट बैंकर चूज कर लिया, नो, दे आर सपोज टू बी ऑथराइज बाय सेबी। और उनको जो कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स हैं उनको फॉलो करना है, साथ ही साथ जितना भी कोड ऑफ कंडक्ट स्पेसिफाइड किया है सेबी ने उनको फॉलो करना है। तो मर्चेंट बैंकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सेबी की जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसको फॉलो करे, सेबी की एडिक्वेसी कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स जो है उसको फॉलो करे, बाकी अदर जो गाइडलाइंस है उनको भी फॉलो करे। बट जो मर्चेंट बैंकिंग है उनको रेगुलेट भी करेगा सेबी, और मर्चेंट बैंकिंग का मैंडेट है आपके रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग। नाउ बात करेंगे हमारी नेक्स्ट मेजर के बारे में, दैट इज कंपलसरी रोलिंग सेटलमेंट एंड डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग। तो आपकी जो रोलिंग सेटलमेंट है उसको कंपलसरी कर दिया सेबी की तरफ से, और जो भी डेरिवेटिव्स में ट्रेडिंग की जाती थी उसको भी आपका कंपलसरी कर दिया। अब रोलिंग सेटलमेंट में क्या है बेसिकली, देखिए जब भी कोई आप ट्रांजैक्शन करते हो तो यहाँ पर आपकी फर्स्ट पार्टी है और यहाँ पर सेकंड पार्टी है, ये एक इन्वेस्टर है और ये आपका डीलर है या फिर बेसिकली आपका इंटरमीडियरी है। तो ये आपको क्या करेगा, शेयर्स देगा, आप उसको पे करोगे तब ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगा। तो इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन कंप्लीट करने के लिए आपका कुछ दिन का टाइम दे दिया जाता है, ठीक है। मान लीजिए टी एक डेट है जिस डेट को ये ट्रांजैक्शन हुआ, तो लगभग 2 या 3 दिन का टाइम मिलेगा जिसमें आप अपने ट्रांजैक्शन को कंप्लीट कर सकते हो। यानी कि जो एक डीलर है या मिडलमैन है, इंटरमीडियरी है, वो अपने जो शेयर्स है जो भी परचेज करेगा इन्वेस्टर उसको प्रोवाइड करे और उसके बाद में जो आपका इन्वेस्टर है वो पैसा पे कर दे। तो ऐसे जो ट्रांजैक्शन है वो रोलिंग सेटलमेंट होते हैं कि एक तरफ आपका शेयर्स जाएगा, दूसरी तरफ क्या होगा, पैसा आएगा। नाउ सेबी ने इंट्रोड्यूस करा कंपलसरी रोलिंग सेटलमेंट इन स्क्रिप्ट्स and trading in derivatives in 2000 to keep it in lines with the international best practices। तो इंटरनेशनल जो प्रैक्टिसेस फॉलो की जाती हैं सिक्योरिटीज एंड कैपिटल मार्केट में, उनको फॉलो करने के लिए, उनको एक लाइन पर लाने के लिए क्या किया, तो सेबी ने मैंडेट कर दिया रोलिंग सेटलमेंट स्क्रिप्ट्स में, और ट्रेडिंग जो होता था डेरिवेटिव्स में उनको भी आपका मैंडेट कर दिया ईयर 2002 में। अब ये स्क्रिप्ट्स क्या होता है, स्क्रिप्ट्स की अगर मैं बात करूं तो स्क्रिप्ट्स होता है एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट, ठीक है। एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट होता है, जैसे आप अगर एग्जाम क्लियर करते हो तो एक सर्टिफिकेट मिलता है, वैसे ही आप जब शेयर्स परचेज करते हो तो उसमें आपका क्या है, एक सर्टिफिकेट मिलेगा। तो यहाँ पर क्या है, स्क्रिप्ट्स की बात करें तो एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट होता है जिसमें आपका बताया जाता है कि आपने जो मनी है वो सब्सक्राइब करी है टू अ बैंक और अ कंपनी, ठीक है। तो किसी बैंक या कंपनी की जो मनी है उसको आपने सब्सक्राइब करके रखा हुआ है, वो बेसिकली आपकी कहलाएगी स्क्रिप्ट्स। तो जो स्क्रिप्ट्स था उसमें जो रोलिंग सेटलमेंट होता था उसको कंपलसरी कर दिया सेबी ने, और साथ ही साथ में जो डेरिवेटिव्स की ट्रेडिंग होती थी, डेरिवेटिव्स की जो ट्रेडिंग थी वो भी मैंडेटरी कर दी, किसने, सेबी ने। ये आपका नेक्स्ट मेजर था। नेक्स्ट हमारा उसके बाद है सेंट्रलाइज्ड इंटरनेट बेस्ड फाइलिंग सिस्टम। तो एक आपका इंटरनेट बेस्ड फाइलिंग सिस्टम जो था सेंट्रलाइज्ड, वो सिस्टम स्टार्ट कर दिया सेबी ने नाउ। तो सेबी लॉन्च्ड द इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंफॉर्मेशन फाइलिंग एंड रिट्रीवल सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं EDIFRS। तो सेबी ने लॉन्च किया आपका EDIFRS यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंफॉर्मेशन फाइलिंग एंड रिट्रीवल सिस्टम। तो अब यहाँ पर क्या होता था, एक वेबसाइट बनाई गई 2002 में जिसका नाम था EDIFRS। अब इसमें क्या होता था, जो भी आपके ट्रांजैक्शंस होते थे स्टॉक एक्सचेंजेस पर या सिक्योरिटीज मार्केट में, उनको रियल टाइम बेसिस पर अपडेट किया जा सकता है, ठीक है। अब वेबसाइट की फैसिलिटी है तो वेबसाइट क्रिएट कर दी जहां पर अगर कोई भी ट्रांजैक्शन है परचेज या सेल का, उसका फटाफट सबमिट कर दीजिए। तो you can submit the exchange information on real time basis on this particular website। तो क्या लॉन्च किया सेबी ने, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंफॉर्मेशन फाइलिंग एंड रिट्रीवल सिस्टम। कब किया, ये बेसिकली एक वेबसाइट थी 2002 में करी गई। इसका पर्पस क्या था कि जो भी आपकी एक्सचेंज की इंफॉर्मेशन होती थी परचेज सेल की, उसको सबमिट किया जा सके रियल टाइम बेसिस पर। नाउ द सिस्टम इज एम्ड एट प्रोवाइडिंग इन्वेस्टर्स साइमल्टेनियस वन पॉइंट एक्सेस टू द की इंफॉर्मेशन ऑन ऑल लिस्टेड कंपनी। तो इस पर्टिकुलर जो सिस्टम था उससे ये फायदा हुआ कि जो इन्वेस्टर्स थे अब उनको रियल टाइम इंफॉर्मेशन मिल जाती थी
एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाती थी अबाउट ऑल द लिस्टेड कंपनीज। तो एक पर्टिकुलर वेबसाइट पर जाकर वो क्या कर सकते थे, जितनी भी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है किसी भी कंपनी के शेयर परचेज करने के लिए, उसको वो एक्सेस कर सकें। ठीक है, तो इसीलिए सेंट्रलाइज्ड इंटरनेट बेस्ड फाइलिंग सिस्टम उन्होंने बनाया, जिसका नाम रखा EDIFRS, जिस पे रियल टाइम इंफॉर्मेशन मिल जाएगी स्टॉक्स की इन्वेस्टर्स को और बाकी लोगों को भी। नाउ बात करेंगे नेक्स्ट मेजर की, पोस्टिंग ऑल ऑर्डर्स अगेंस्ट एरेंट कंपनीज एंड अदर्स ऑन वेबसाइट। एरेंट मतलब वो डिफॉल्ट जो करने वाली कंपनीज हैं, डिफॉल्टर कंपनीज। तो जितनी भी आपकी डिफॉल्टर कंपनीज हैं या फिर जो अदर कंपनीज अदर इंस्टीट्यूशंस हैं, तो उनके अगेंस्ट में जो भी ऑर्डर्स पोस्ट किए गए हैं, इशू किए गए हैं SEBI की तरफ से, उसको पोस्ट किया जाएगा वेबसाइट पर, ताकि इन्वेस्टर्स देख सकें कि कंपनी ठीक है या नहीं है, डिफॉल्ट किया है तो किस तरीके का डिफॉल्ट है, ताकि इन्वेस्टमेंट करने से पहले वो एक क्या ले सके, इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सके। From July 2002, SEBI started posting all orders passed by its chairman against errant companies and market intermediaries on its website so as to provide such useful information to the investor। तो जुलाई 2002 से स्टार्ट कर दिया है अब SEBI जो भी ऑर्डर्स इशू करता है, चाहे वो एरेंट कंपनी या डिफॉल्ट जो करने वाली कंपनीज है उनके अगेंस्ट में हो, या डिफॉल्ट करने वाले मार्केट इंटरमीडिएरीज के अगेंस्ट हो, जितने भी ऑर्डर्स हैं उनको पोस्ट किया जाता है उसकी वेबसाइट पर, जिससे कि जो इन्वेस्टर है वो उन इंफॉर्मेशन को यूज कर सके और अपना इन्वेस्टमेंट कर सके। तो SEBI क्या करता है, आपका जितनी भी एरेंट कंपनीज है वो SEBI की वेबसाइट जो कि है www.sebi.gov.in पर देता है, इन्वेस्टर्स जा सकते हैं, चेक कर सकते हैं और उसकी हेल्प से अपना एक इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो नाउ बात करेंगे लास्ट पॉइंट की, जो कि है टेक ओवर कोड अमेंडमेंट। ये लास्ट मेजर हम डिस्कस करेंगे SEBI का। तो जो टेक ओवर कोड है उसको अमेंड किया गया। टेक ओवर, किसी भी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन को टेक ओवर करने के लिए कुछ आपके रूल्स होते हैं, उनको बोलते हैं, ठीक है, टेक ओवर से रिलेटेड जो रूल्स होते हैं उनको बोलते हैं हम टेक ओवर कोड। तो SEBI ने क्या करा, बहुत सारे अमेंडमेंट्स किए टेक ओवर कोड में, जैसे कि ब्रिंगिंग इन प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट अंडर द स्कोप ऑफ टेक ओवर कोड इन ऑर्डर टू स्टॉप द प्रैक्टिस ऑफ प्रमोटर्स मेकिंग प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट टू अवॉइड मेकिंग एन ओपन ऑफर टू अदर शेयर होल्डर्स। तो यहाँ पर ये होता था पहले कि जो कंपनी के प्रमोटर्स होते थे वो शेयर्स परचेज करते थे, अब उनको क्या करते थे, बाद में वो अदर शेयर होल्डर्स को बेच देते थे ओपन ऑफर के तौर पर। जब भी उनको लगता था कि अब उनको चाहिए नहीं तो वो दे कैन सेल इट। बट अब इसको भी टेक ओवर कोड के स्कोप के अंदर लाया गया। इससे क्या होता था, अब देखिए किसी शेयर होल्डर के पास में ऑलरेडी मान के चलते हैं 38% शेयर हैं, अब यहाँ पर जो प्रमोटर था उसके पास में थे 20%, तो उसने ओपन ऑफर में दिया, इसके पास पैसे थे इन्वेस्टर ने, इसने परचेज कर लिया, अब इसके पास टोटल ओनरशिप हो गई 58%। आपको भी पता है 51% पे किसी भी कंपनी की जो ओनरशिप है वो चली जाएगी। तो कहीं टेक ओवर का खतरा ना हो कंपनीज पे, तो ऐसे जो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट्स हुआ करते थे उनको टेक ओवर कोड के अंदर लाया गया, जिससे जो प्रमोटर्स क्या करते थे, अपने जो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट्स थे वो कर दिया करते थे ओपन ऑफर के तौर पर शेयर होल्डर्स को, तो उसको अवॉइड किया जा सके। ठीक है, तो जो टेक ओवर कोड था उसको अमेंड किया, ये एक मेजर था। ठीक है, और इस मेजर को करने के पीछे यही था कि जो टेक ओवर है वो आपका अनएथिकल तरीके से ना हो, जिससे कि कंपनी को इम्पैक्ट पड़े। ठीक है, तो आई होप जितने ये पॉइंट्स थे वो आपको समझ में आए होंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, ताकि उनकी हेल्प भी हो सके। और मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। And thank you so much for watching and perform best in your exams. Bye bye. Take care.